बच्चों देखो, कल हम लोगों ने पढ़ा था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास होता है राइट हैंड थंब रूल। बहुत अच्छे से बात को समझो। हमारे पास होता है राइट हैंड और थंब रूल। हमारे पास होता है राइट हैंड थंब रूल। ये हमारे पास होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए, राइट हैंड थंब रूल। तो देखो, अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर होता है, कोई हमारा कैसा है स्ट्रेट कंडक्टर, उसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें पी और क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे? राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में पुट करेंगे, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में पुट करेंगे और फिंगर्स देखेंगे हमारी। तो जो डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स होती है वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। We put the thumb of right hand in the direction of current, then the direction of fingers give us the direction of magnetic field. जैसे अगर आपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में पुट करा तो पी पर उंगलियां अंदर जा रही हैं आपकी। पी पर उंगलियां कहाँ जा रही हैं? अंदर। और क्यू पर उंगलियां यही कैसे आ रही हैं? बाहर आ रही हैं। अगर आप देखते हो तो पी पर उंगलियां अंदर जा रही हैं और क्यू पर उंगलियां यही आपकी बाहर जा रही हैं। अगर पूरा कर्ल करोगे तो पी पर उंगलियां अंदर, क्यू पर बाहर। तो पी पर कैसी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी? परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो इसे मैं कैसे सर्किल के अंदर क्रॉस लगा दिया, इसे कैसे क्यू को सर्किल के अंदर डॉट लगा दिया। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चों, अगर आपका करंट इस तरीके से नीचे फ्लो कर रहा होता, ये पॉइंट होता ए पॉइंट, ये पॉइंट होता बी पॉइंट, तब आप कैसे मैग्नेटिक फील्ड पता करते? ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड क्रॉस का मतलब, और ये आ जाता है आपका परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डॉट का मतलब। अब देखो अगेन, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में पुट करा नीचे की तरफ ऐसे, तो उंगलियां हमारी बी पर अंदर की तरफ जा रही हैं, ए पर बाहर की तरफ आ रही हैं। तो बी पर अंदर की तरफ जा रही हैं तो बी पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कर कर आ जाएगी आपकी? क्रॉस, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। आप केवल क्रॉस ही लिखा दोगे तभी काम चल जाएगा। और ए पर कैसे आ रही हैं? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ठीक है, देखो, ए पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी आ रही है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड और बी पर परपेंडिकुलरली इनवर्ड। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? और अगर कोई क्लोज्ड लूप होता है, कोई क्लोज्ड लूप होता है आपका, कोई क्लोज्ड ज्योमेट्री बन रही होती है, कोई क्लोज्ड ज्योमेट्री बन रही होती है आपकी, जैसे आपका सर्किल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। सपोज ये मैंने इधर ट्रायंगल ले लिया, ये बन रहा है, ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है आपका, फाइन। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में पुट करते हो, तो जो अंगूठी की डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, किसी क्लोज्ड ज्योमेट्री के लिए, किसी पॉलीगन के लिए, जैसे आपका सबसे पॉलीगन क्या होता है? कोई भी क्लोज्ड ज्योमेट्री, सबसे छोटा पॉलीगन आपका ट्रायंगल होता है, उसके बाद तो फिर स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, हेक्टागन, हेप्टागन, बहुत सारी बन जाते हैं। तो आप देखो, इसमें अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में पुट करोगे, तो अपने फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में पुट करा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उंगलियां अंदर, अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी आपकी? परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे इधर देखते हो, तो अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में पुट करेंगे क्लोज्ड ज्योमेट्री के केस में, तो अंगूठे की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अपने उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में पुट करा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर ये ट्रायंगल में करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा होता, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होता, तो आप कैसे करके करते? उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में पुट करो, तो ऐसा, 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 तो अंगूठा बाहर की तरफ। ठीक है, आप ये देखो कि ठीक है, तो आपका इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी? आउटवर्ड। बच्चों देखो, किसी भी क्लोज्ड ज्योमेट्री के अंदर करंट या तो फिर क्लॉकवाइज फ्लो कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर सकता है। तो उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो अंगूठे की डायरेक्शन देख लो कि बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। क्योंकि किसी भी क्लोज ज्योमेट्री में करंट कैसे फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। वैसे उंगलियों को घुमाओ तो अंगूठे की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यस, इन दोनों के रूल्स के क्या कह रहे हो?
हाँ हाँ, राइट हैंड थंब रूल ही है दोनों का। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? ठीक, फाइन। बहुत रूल्स इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, मैक्सवेल स्क्रू रूल एक होता है, बट इतने सारे रूल्स पढ़ने से फायदा नहीं है जब दो रूल से हमारा काम चल सकता है। राइट हैंड थंब रूल, ये भी हमारा राइट हैंड थंब रूल ही इसको कह देते हैं। ठीक, कुछ लोग इसको क्लॉक वाइज क्लॉक फेस रूल भी कह देते हैं। ठीक है, क्लॉक फेस रूल भी इस वाले रूल को ज्योमेट्री वाले केस में कह देते हैं इसको। ठीक, देखो इसके बाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये डेरिवेशन है, ये हम लोग करते हैं, इसके बाद एक साथ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है, देखो इस रूल की वजह से हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल अगर हम लोग देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से देखो कैसे निकालते हैं हम लोग। ये हमारी बच्चों इधर एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, और इसमें करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, करंट हमारा फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमें इसका रेडियस है स्मॉल ए इसका रेडियस है। इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है इस पी पॉइंट पे। ये सर्कुलर कॉइल हमारी बच्चों वर्टिकल रखी हुई है, वर्टिकली प्लेन में रखी हुई है, मतलब ये सर्कुलर कॉइल ऐसे करके नहीं है, सर्कुलर कॉइल कैसे कर कर है हमारी, ऐसे कर कर है। सर्कुलर कॉइल कैसे कर कर है, इस तरीके से हमारी सर्कुलर कॉइल है ये, ऐसे ऐसे करके, समझ रहे हो? ये जो डॉट डॉट है इसका मतलब ये चीज अंदर है, और जो पूरे तरीके से है बोल्ड वो बाहर है, वो हमारा क्या है, बाहर की तरफ है। ठीक, तो इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करनी है, कैसे करके पता करेंगे बच्चों? देखो सबसे पहले ये हमारी एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है आई, इसका रेडियस स्मॉल ए है। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल है ओ, और पी पॉइंट की ओ से दूरी है स्मॉल आर। ठीक, और पी पॉइंट जो है वो सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर है। ठीक, और पी पॉइंट से सेंटर ऑफ कॉइल की दूरी है स्मॉल आर। ठीक, तो हमें ये हमारा पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट की दूरी सेंटर से कितनी है, स्मॉल आर। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे पता करनी है। कैसे पता करेंगे बच्चों? सबसे पहले पूरी सर्कुलर कॉइल को स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, ऐसा एक स्मॉल सेगमेंट हमारा आ जाएगा डीएल। पूरी सर्कुलर कॉइल को स्मॉल सेगमेंट में हमने इधर डिवाइड कर लिया, ऐसा एक स्मॉल सेगमेंट हमारा इधर क्या आ जाएगा, डीएल इधर आ जाएगा। ठीक है, ये डीएल इधर आ जाएगा। फाइन, अब डीएल को जो पी से हमने ज्वाइन करा है, ठीक, डीएल को हमने इस पॉइंट पी से इधर ज्वाइन कर दिया। फाइन, तो इसको हम लोग आर कह देंगे, इसको मैं एक्स कह देता हूं फिर। ठीक, पी पॉइंट की दूरी सेंटर ऑफ कॉइल से कितनी है, एक्स है, क्योंकि आर पोजीशन वेक्टर होती है, और आर पोजीशन वेक्टर क्या होती है हमारी, पॉइंट की दूरी करंट एलिमेंट से। पॉइंट की दूरी कल बायो सेवर्ट लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था ना, बायो सेवर्ट लॉ के अंदर, कि पॉइंट की दूरी करंट एलिमेंट से क्या होती है, पोजीशन वेक्टर, जैसे हमने आर कह दिया। तो पी पॉइंट एक्सिस ऑफ जो सर्कुलर कॉइल है उसकी दूरी सेंटर ऑफ कॉइल से कितनी है, एक्स, उसकी दूरी सेंटर ऑफ कॉइल से है एक्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखेंगे, तो देखो इसी तरीके से मैंने अपर सेमी सर्कुलर पार्ट में डिवाइड करा, ऐसे मैंने लोअर सेमी सर्कुलर पार्ट में भी डिवाइड कर दिया। लोअर सेमी सर्कुलर पार्ट को भी मैंने छोटे से स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, जिसे मैंने डीएल कह दिया। ऐसे ही मैंने अपर सेमी सर्कुलर पार्ट में करा था, ये मेरा सेमी सर्कल बन जाएगा, ये अपर सेमी सर्कुलर पार्ट, ये लोअर सेमी सर्कुलर पार्ट। तो अपर सेमी सर्कुलर पार्ट को मैंने छोटे से स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करा, जिसे डीएल कह दिया। लोअर सेमी सर्कुलर पार्ट को
छोटे से स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करा, छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करा, जिसे डीएल कह दिया, करंट एलिमेंट। अब इस डीएल को जब इस पी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे अगेन, डीएल को अगेन मैंने क्या कर दिया, इस पी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, तो मेरा इधर पोजीशन वेक्टर आर आ गया। ठीक है, पॉइंट की दूरी सेंटर ऑफ कॉइल से एक्स है। ठीक, अच्छा अब देखो बच्चों, इसके अंदर अब हम देखते हैं तो, और ये हमारा जो इधर रेडियस है, रेडियस हमारा इधर यही रहेगा, रेडियस हमारा इसका भी स्मॉल ए ही है। ठीक, अच्छा रेडियस हमारा इधर स्मॉल ए ही है। अब देखते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, अगर सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल, मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट डीएल की वजह से हमारी क्या आ जाएगी, जो डीबी होगा मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट डीएल की वजह से क्या आ जाएगी, डीबी जो होगा वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही तो बायोट सेवर्ट लॉ से हम लोगों ने पढ़ा था। बायोट सेवर्ट ने हमें क्या बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड एक करंट एलिमेंट की वजह से क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो आप देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सिंस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, साइन थीटा इधर आ जाएगा 1, सो आपका जो इधर डीबी होगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल और अपॉन में आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट की वजह से थीटा 90 डिग्री कैसे हुआ, क्योंकि थीटा किसके बीच में एंगल होता है, डीएल और आर के बीच में एंगल होता है। ये बच्चों एक 3 डायमेंशनल फिगर है इसमें, इसलिए आपको काफी इसमें इमेजिनेशन करना पड़ेगा। डीएल की डायरेक्शन ये है, डीएल की डायरेक्शन क्या है ये। ठीक है, अगर आप देखोगे तो डीएल और आर के बीच में 90 डिग्री का एंगल ही है, डीएल और आर के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। ठीक, आप खुद देखो, ये इस तरीके से समझ सकते हो, ये हमारी ऐसे कर है, ये कॉइल हमारी कैसे है, इस तरीके से है ना हमारी ये कॉइल, ऐसे नहीं है ये कॉइल बच्चों, इमेजिनेशन करो, ये कॉइल ऐसे नहीं रखी हुई है, कॉइल ऐसे करके रखी हुई है, इस तरीके से रखी है कॉइल। तो इसमें जो डीएल है हमारा वो ऐसे करके जा रहा है, जो डीएल हमारा है वो इस तरीके से हमारा डीएल जा रहा है, ये है हमारा डीएल बाहर की तरफ। तो डीएल हमारा ये है, तो डीएल और आर के बीच में इसलिए 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, डीएल टेंजेंट है हमारी। अब आप जानते हो बच्चों, ये तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट की वजह से आ जाती है। ठीक, अब देखो बच्चों, आप ये जानते हो कि सिंस, इधर लिख देता हूं, इधर तो स्पेस, कि सिंस जो डीबी होता है वो बच्चों परपेंडिकुलर होता है डीएल वेक्टर के, और जो डीबी होता है वो परपेंडिकुलर होता है आर वेक्टर के। अरे बायोट सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म में आपने कल पढ़ा था ना कि डीबी वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर होता है डीएल वेक्टर के, परपेंडिकुलर होता है आर वेक्टर के। यहाँ पे मैंने स्केलर फॉर्म लिखी है, यहां तक आ रही है सबको बात समझ में। ठीक है, गहना, ऋषभ शर्मा, ठीक तिशुर, देखो, तो इसलिए बच्चों आपकी डीबी वेक्टर जो होती है ये डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। देखो बच्चों, इसमें इमेजिनेशन आपको थोड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है, तो थोड़ा इमेजिनेशन करने की कोशिश करो। तो देखो डीबी वेक्टर जो होगा, डीबी की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, आर के परपेंडिकुलर, यानी कि इस तरीके से आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा इस तरीके से ऐसे करके, ये आ जाएगा आपका डीबी, आर के परपेंडिकुलर हो गया, राइट, आर के परपेंडिकुलर। और डीएल के भी परपेंडिकुलर इसे होना है, डीएल है कैसे, ऐसे है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे देखूं तो डीएल इसके भी तो परपेंडिकुलर, डीबी डीएल के भी तो परपेंडिकुलर है, डीबी डीएल के भी तो परपेंडिकुलर है। डीएल की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है ना डीएल की डायरेक्शन। अब अगर देखो तो ये इसके भी तो परपेंडिकुलर है, इसको इसी की डायरेक्शन में उठा के यहाँ से यहाँ पर पुट कर दिया, तो आप देखोगे तो डीबी और डीएल परपेंडिकुलर ही तो है। इमेजिन करो बच्चों, 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसलिए डीबी की डायरेक्शन ये हो जाएगी हमारी। ठीक, सिमिलरली डीबी की डायरेक्शन नीचे वाले करंट एलिमेंट की वजह से भी ऐसे आ जाएगी। जो लोअर सेमी सर्कुलर पार्ट का करंट एलिमेंट है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड यही आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर, और उसकी भी डायरेक्शन यही होगी, आर के परपेंडिकुलर और डीएल के परपेंडिकुलर, क्योंकि इसमें डीएल अंदर की तरफ जा रहा है,
इसमें डीएल कैसे जा रहा है अंदर की तरफ, नीचे वाले लोअर सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से। देखो जो अपर सेमी सर्कुलर पार्ट है उसकी वजह से डीएल ऐसे कर आ रहा है, जो लोअर सेमी सर्कुलर पार्ट है उसकी वजह से डीएल ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर है ना ये, इसलिए तो इसलिए उसमें भी डीबी की डायरेक्शन ये हो जाएगी इसी की तरह आर के परपेंडिकुलर और डीएल वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो ये हमारा डीबी इधर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा इधर आ जाएगा डीबी। ठीक, ये इधर आ जाएगा डीबी हमारा। अब अगर बच्चों मैंने इधर देख लिया, मैंने ऐसे करके इधर एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, और एक ऐसे ऐसे करके। अब आप देखोगे तो मैंने इस वाले एंगल को सपोज कह दिया इधर फाई कह दिया, क्योंकि थीटा ऑलरेडी इधर है ना हमारा साइन थीटा। थीटा डीएल और आर के बीच का एंगल है तो मैंने इसको फाई कह दिया, तो ये भी फाई हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर ही तो है। ए ए, बीच वाली साइड कॉमन है एक्स, आर आर, तो इसलिए ये फाई, ये भी फाई हो जाएगा। अब देखो टोटल 90 डिग्री है ये फाई, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस फाई, है ना। और ये देखो टोटल 90, ये 90 माइनस फाई, तो ये फाई हो जाएगा। यहां तक आई बात समझ में अनुष्का? ठीक है, देखो ये आपका फाई है, टोटल 90 डिग्री है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 90 माइनस फाइव। फिर ये टोटल 90 है, यहां से लेकर यहां तक ये टोटल क्या है 90, तो ये 90 माइनस फाइव, तो ये कितना आ जाएगा 5। इसी तरीके से टोटल 90 है, ये 5, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस फाइव। फिर ये टोटल 90 डिग्री का है, ये 90 माइनस फाइव, तो ये भी इधर आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका, ये भी इधर आ जाएगा आपका 5। राइट, ठीक। अब देखो डीबी को बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। फिजिक्स का रूल होता है वेक्टर्स में कि कोई भी चीज तिरछी होती है तो वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में रिजॉल्व हो जाती है। जहां पे एंगल बनता है वहां कोसाइन कंपोनेंट, जहां पे एंगल नहीं बनता वहां पे साइन कंपोनेंट, एंगल कंसिडर नहीं होता वहां पे साइन कंपोनेंट। तो डीबी इधर रिजॉल्व हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका कितना, इधर आ जाएगा आपका डीबी कॉस फाइव, इधर आ जाएगा आपका डीबी कॉस फाइव, जहां पे एंगल बन रहा है वहां कोसाइन कंपोनेंट, और इधर आ जाएगा आपका डी बी कॉस फाइव, इधर भी इधर आ जाएगा आपका डीबी टेल के लॉन्ग रिजॉल्व होता है ना, तो डीबी साइन फाइव, और ऐसे ही इसकी वजह से इधर आ जाएगा हमारा ये डीबी साइन फाइव। ठीक है, ऐसे ही इधर आ जाएगा टेल के अलॉन्ग डीबी साइन फाइव, इधर भी आ जाएगा डीबी साइन फाइव, ये हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देखोगे तो ये आपका इधर क्या आ जाएगा, देखो अब आप देखोगे तो डीबी कॉस फाई एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे बीइंग इक्वल एंड अपोजिट। डीबी कॉस फाई कैंसल आउट ईच अदर बीइंग इक्वल एंड अपोजिट। सिंस डीबी कॉस फाई कैंसल आउट ईच अदर बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे बीइंग इक्वल एंड अपोजिट डीबी कॉस फाई। सो ठीक है, cancel out each other being equal and opposite, so net magnetic field, so net magnetic field at P, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी P पर होगी वो आपकी क्या आ जाएगी, देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो देखोगे वो क्या आ जाएगी आपकी dB sin phi। नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी इधर क्या आ जाएगी P पर, अगर आप देखते हो तो B, और वो हो जाएगा आपका dB sin phi का इंटीग्रेशन। नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे पता करते हैं बच्चों, इस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को, जो एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। डीबी साइन फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे, और लिमिट कहां से कहां तक अप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है, इस डीबी साइन फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से लेकर 2 पाई ए तक। ठीक है, अब आप कहोगे सर मैंने इधर 2 dB sin phi क्यों नहीं लिया है, यही कहोगे कि सर आपने इधर 2 dB sin phi क्यों नहीं लिया है जब इधर 2 dB sin phi आ रहा है। तो उसका रीजन ये है बच्चों कि देखो जो ये वाला dB sin phi है वो अपर सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से है, जो ये वाला dB sin phi है ये लोअर सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से है। ठीक है,
तो मैंने एक बार डीबी साइन फाई ले लिया और उसके बाद उसको पूरी सर्कमफ्रेंस के लिए इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि इस डीबी साइन फाई में अगर आप देखोगे तो हमारा वेरी क्या कर रहा है, अगर आप देखोगे तो हमारा वेरी क्या कर रहा है बच्चों, ये डीएल ही तो वेरी कर रहा है हमारा। अरे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, आई करंट कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, हमारा डीएल वेरी कर रहा है। तो जो डीएल है जब वो वेरी कर रहा है बच्चों, तो डीएल हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, डीएल सर्कमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट ही तो है, डीएल है सर्कमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट। तो उसको इंटीग्रेट कर दिया, जीरो से लेके पूरी सर्कमफ्रेंस 2 पाई है, पूरी सर्कमफ्रेंस 2 पाई ए, उसके लिए इंटीग्रेट कर दिया मैंने, ठीक। वरना अगर मैं 2 dB साइन फाई लेता तो इसका दो बार इंटीग्रेट, दो डबल आ जाता, फिर से उसका हाफ करना पड़ता मुझे। तो मैंने ये वाला डीबी साइन फाई अपर सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से है, ये वाला डीबी साइन फाई लोअर सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से है। तो मैंने एक बार डीबी साइन फाई लिया और उसको पूरी सर्कमफ्रेंस के लिए इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि डीबी में जो वेरिएबल है वो क्या है, डीएल, और डीएल सर्कमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट है। तो एक बार डीबी साइन फाई लेकर उसको पूरी सर्कमफ्रेंस के लिए मैंने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। 2 लेता तो दो बार हो जाता, ठीक। तो इसलिए फिर से मुझे हाफ करना पड़ता है, इसलिए मैंने इधर एक ही बार डीबी साइन फाई लिया है। अब देखो इधर देखोगे आप, तो ये आपका आ जाएगा कितना, जीरो से लेकर लिमिट लगा दी थी 2 पाई ये, क्योंकि सर्कमफ्रेंस वेरी कर रहा है ना हमारा डीएल, ठीक। अब डीबी की वैल्यू इधर मैंने ये लगा दी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आपका डीएल। साइन फाई की जगह आप क्या लगा दोगे, एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या लगा दोगे, हाइपोटेनियस। तो ये आ जाएगा आपका बच्चों कितना, ए अपॉन आर, ठीक है। एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनियस। तो साइन फाई आ जाएगा आपका इस वाले ट्रायंगल में ए बाई आर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक। ओके, रजत गुप्ता प्रेजेंट है? अच्छा अच्छा, ठीक। देखो बच्चों, तो b की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहां से देखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां से इसके आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो b की वैल्यू देखो, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है हमारा, रेडियस कांस्टेंट है, आर क्यूब ये भी कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है हमारा, डीएल, डीएल हमारा इधर वेरी कर रहा है 0 से लेकर 2 पाई ए तक, ठीक है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, वेरिएबल का इंटीग्रेशन होता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब ए, इन सबको बाहर लिख दिया, डीएल का इंटीग्रेशन। आप जानते हो, अब आर, इससे आप कह सकते हो कि सिंस हमारा जो इधर बच्चों आर है वो क्या है, आर है क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ही तो है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, या इसकी पावर 1/2, ये कह सकते हो। आर हमारा यही तो है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। सो आपका बी क्या आ जाएगा, इधर देखोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर क्यूब की जगह आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। क्यूब आ गया तो इधर 3/2, फाइन। और इसके बाद ए, ठीक। अब इसके बाद देखोगे तो डीएल का इंटीग्रेशन कर दोगे तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एल ही तो हो जाएगा। अरे डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल की पावर 0 है यानी कि कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, यानी कि एल की पावर 0, तो एल की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 एल। अब उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई ए माइनस 0, 2 पाई ए माइनस 0, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई ए माइनस 0। अब इसको देखोगे
अब इसको इधर देखते हो, तो देखो ये क्या आ जाएगा आपका, b की वैल्यू इधर देखोगे तो ये आपकी आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई i a स्क्वायर, ठीक, 2 पाई i a स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपकी इधर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी इधर मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है पी पॉइंट पर, ठीक है, ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट द एक्सिस ऑफ कॉइल, मतलब एट अ पॉइंट विच लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाती है, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तिशिर, तिशिर पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट ले लो, पार्टिसिपेंट्स में जितने बच्चे हैं उन सबका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स में लिस्ट में स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर देना मुझे। फॉर कॉइल हैविंग, फॉर कॉइल हैविंग कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स, देखो अगर कोई कॉइल है जिसके अंदर कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ये तो कोई एक टर्न वाली कॉइल है। फॉर कॉइल हैविंग कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि कोई इस तरीके से आपकी कॉइल है जिसके अंदर बहुत सारे इधर टर्न्स हैं, जिसके अंदर इधर हमारे बहुत सारे इधर टर्न्स हैं, अगर आप देखते हो तो, ठीक, बहुत सारे जिसके अंदर हमारे इधर ये टर्न्स हैं, ठीक। तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। तो हम लोगों ने एन से मल्टीप्लाई कर दिया, फाइन। अब इसके बाद देखते हैं एट द सेंटर ऑफ कॉइल, एट द सेंटर ऑफ कॉइल अगर देखोगे एट द सेंटर ऑफ कॉइल, तो सेंटर ऑफ कॉइल पर अगर बच्चों देखोगे तो आपका एक्स की वैल्यू इधर क्या आ जाएगा, 0। एट द सेंटर ऑफ कॉइल एक्स की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। अरे सेंटर ऑफ कॉइल का मतलब पी पॉइंट सेंटर पे प्रेजेंट है, तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर पी पॉइंट सेंटर पे प्रेजेंट है यानी कि एक्सिस पे प्रेजेंट नहीं है तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई ए स्क्वायर और अपॉन में ए क्यूब इधर आ जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू इधर 0 पुट करोगे तो ए स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ए क्यूब इधर आ जाएगा आपका। तो ये कितनी आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड फिर आपकी, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई और अपॉन में ए। अगर नंबर ऑफ टर्न 1 होगा तो एन की वैल्यू 1 पुट कर देना, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आ जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई बाई ए। बच्चों देखो हर बुक में अलग अलग इसकी वैल्यू दे रखी होती है क्योंकि उसमें इसको सिंप्लीफाई करा गया है, पाई से पाई काट दिया, 2 से 2 काट दिया। बट ये मेरा ऐसा मानना है कि आप इसको सिंप्लीफाई मत करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को ऐसे का ऐसा रहने दो, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू फिक्स होती है 10 की पावर -7। बुक्स में एसएल अरोरा एबीसी बुक्स में इनकी वैल्यूज बड़ी वैसे अलग अलग दे रखी है क्योंकि उसने सिंप्लीफाई कर रखा है, पाई से पाई 2 से 2 काट काट के इस तरीके से सिंप्लीफाइड। बट मेरा मानना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को टच ही मत करो क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है 10 की पावर -7, तो इसको ऐसे ही रहने दो आप लोग, ठीक है। ये आ जाती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड एट द
सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। ठीक है बच्चों, यहां तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ले लिया सबने? ठीक है, ये इसका यहीं तक मेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है तो यहीं तक करना होता है। बाकी इसके कुछ केसेस हो जाते हैं, वो केसेस इसके देखो क्या क्या हैं इसके। वो इसके इधर केसेस हैं फालतू के, उसमें केसेस में इधर किया जाता है कि जैसे इसका केस, नया केस है इसका, ठीक, ये इसका केस फर्स्ट कह दो, ये केस फर्स्ट था एट सेंटर, केस सेकंड में आ जाता है, ठीक है, व्हेन एक्स वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर, वो स्मॉल ए, यानी कि जो एक्सियल डिस्टेंस है हमारा, एक्सियल डिस्टेंस है पी पॉइंट जो एक्सिस पर लाई कर रहा है, वो एक्सियल डिस्टेंस रेडियस से बहुत ज्यादा है। अरे जो एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल पॉइंट है वो रेडियस से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखा हुआ है, रेडियस है 5 मिलीमीटर और एक्सियल डिस्टेंस है 50 मीटर, तो ए निगलेक्ट हो जाएगा, देन ए स्क्वायर इज निगलेक्टेड, देन ए स्क्वायर इज निगलेक्टेड, सो तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या आ जाएगी बच्चों, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, 2 पाई एन आई ए स्क्वायर, और अपॉन में ए स्क्वायर इधर निगलेक्ट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो यानी कि एक्स क्यूब इधर आ जाएगी। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर तब आ जाएगी जब एक्सियल डिस्टेंस जो है वो रेडियस से बहुत ज्यादा है। केस 3 इधर आ जाता है आपका कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि एक्सियल डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, तो देन तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, देखो, तो आपकी जो इधर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू, इधर वैल्यूज पुट कर देना, 2 पाई एन आई ए स्क्वायर, और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो यानी कि 2a स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, इसको सॉल्व करोगे इधर तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा इधर b की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई, और अपॉन में, ठीक, 2 की पावर 3/2 इधर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर की पावर 3/2, यानी कि ए क्यूब और इधर ए स्क्वायर, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई, और अपॉन में ए 2 की पावर 3/2, ये आपका इधर आ जाएगा। अब इसको जितना सॉल्व कर लो, खैर सेंटर ऑफ कॉइल तक ही हमारा मेन है, ये दोनों केसेस मैंने एक एक्स्ट्रा बता दिया आपको कि ऐसे ऐसे करके भी आप लोग, ठीक है, केसेस के बेसिस पर निकाल सकते हो। ठीक, ए स्क्वायर की पावर 3/2, नीचे ए क्यूब, इधर ए स्क्वायर, तो इधर आपका ए आ जाएगा नीचे। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक सब लोग। ले लिया सब लोगों ने स्क्रीनशॉट यहां तक? यहां तक ले लिया सब लोगों ने स्क्रीनशॉट? समझ में आई बच्चों बातें? धमिका, अर्पित चंद्रा, ठीक है, फाइन। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल का डेरिवेशन था। इंपॉर्टेंट हमारा सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल तक ही है। ठीक, अच्छा, इसमें अगर बच्चों आप डायरेक्शन देखोगे तो इसमें डायरेक्शन आप पता कर सकते हो किस तरीके से, डायरेक्शन हम लोग किस तरीके से इसमें पता करेंगे। ये आपकी सर्कुलर कॉइल में करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा था ना, सर्कुलर कॉइल में करंट कैसे करके फ्लो कर रहा था बच्चों, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा था। तो अब आप इसमें कैसे करके पता करोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने पता करने के लिए क्या बताया था, ये हमारी क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड फिगर है तो अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमा दो, करंट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, तो अंगूठे की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है।
तो अब देखो ये करंट ये ऐसे कर है, यानी कि जो चीज नीचे, जो चीज अंदर है उसमें करंट ऊपर जा रहा है, जो चीज बाहर है उसमें करंट नीचे जा रहा है। तो अपनी उंगलियों को ऐसे करके घुमाया करंट की डायरेक्शन में, ठीक, तो अंगूठा इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड इधर आ जाएगी, वो सॉरी राइट साइड, राइट साइड है ना ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स राइट साइड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट साइड आ जाएगी क्योंकि अंगूठा इधर राइट साइड में आ रहा है। ठीक, इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हैं। रूल्स हमारे से केवल यही लगते हैं, सिंपल से रूल है। ठीक, अच्छा इसके बाद देखो बच्चों, इसी तरीके से हमारा ये लास्ट डेरिवेशन देख लो। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट ऑफ सर्कुलर कॉइल अगर हम लोग देखते हैं तो वो क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट ऑफ सर्कुलर कॉइल, ये क्या आ जाता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड सेगमेंट ऑफ सर्कुलर कॉइल की वजह से। सेगमेंट मतलब एक आर्क है सर्कुलर कॉइल की, पूरा सर्कुलर कॉइल नहीं है, केवल एक आर्क है सर्कुलर कॉइल की, ए बी। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है हमें पी पॉइंट पे। तो कैसे करके पता करते हैं, इनिशियल पॉइंट को पी से जोड़ लो, इनिशियल पॉइंट को हमने इधर जोड़ लिया पी से, फाइनल पॉइंट को इधर पी से जोड़ लो, फाइनल पॉइंट को इधर पी से जोड़ लिया, इनिशियल पॉइंट को पी से जोड़ लिया, दोनों के बीच में हमारा थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को, इनिशियल पॉइंट ऑफ आर्क और फाइनल पॉइंट ऑफ आर्क को सेंटर से जोड़ लिया, तो दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है हमारा। ठीक, करंट इसमें आई ऐसे करके क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ठीक, तो हम लोग देखो इसको यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होती है बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई ए, 2 पाई आई बाई रेडियस। अगर कॉइल के अंदर एक ही टर्न है, बाय डिफॉल्ट यही मानते हैं कि सिंगल टर्न है कॉइल के अंदर, तो अगर आप इसको देखते हो, व्हेन एंगल इज 2 पाई देन मैग्नेटिक फील्ड हमारी कितनी होती है, तब आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई करंट अपॉन रेडियस। इसका रेडियस कितना है, स्मॉल ए। ठीक है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी। तो आप इसके अंदर देख लेते हैं, व्हेन एंगल इज थीटा, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या आ जाएगी, बस यूनिटरी मेथड से निकाल लो। जब 2 पाई है तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी है। अरे जब आपका पूरा सर्किल बनता है तो एंगल कितना आ जाता है, 360 डिग्री आ जाता है। जब कंप्लीट सर्किल बनता है तो सेंटर पे कितना एंगल होता है, 360 डिग्री, रेडियन में जैसे 2 पाई कहते हैं। तो जब 360 डिग्री है 2 पाई, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इतनी है। जब थीटा एंगल है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये तो यूनिटरी मेथड सब जानते ही है ना, दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। अरे जब 1 डिग्री हो जाएगा तब मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, वैसे निकाल लो, या फिर जब थीटा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, वैसे करके निकाल लो। तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई ए इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक, 1 डिग्री हो जाएगा तो दिस अपॉन 2 पाई, थीटा आ जाएगा तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, इंटू थीटा कर देंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई थीटा अपॉन रेडियस। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है सेगमेंट ऑफ सर्कुलर कॉइल की वजह से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई थीटा अपॉन रेडियस। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई थीटा अपॉन रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट ऑफ सर्कुलर कॉइल आपकी ये आ जाती है। और इसकी डायरेक्शन देखोगे कैसे आ जाएगी बच्चों, वही से क्लॉकवाइज रूल, ठीक है, या फिर राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल भी कह सकते हो। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल, मैं एक ही नाम इसे दे दो, राइट हैंड थंब रूल। तो अब आप देखोगे तो राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में, वो ये हमारा क्लोज्ड फिगर बन रही है, तो इसमें उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में पुट करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर होता तो राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में पुट करते, इसमें हम लोग उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में पुट करेंगे, उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में पुट करा क्लॉकवाइज। तो अंगूठा अंदर जा रहा है, उंगलियों को, राइट हैंड की उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में पुट करा, तो अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर, अंगूठा अंदर जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इनवर्ड। ठीक,
क्रॉस लगा दिया, मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों? यस। हाँ। क्या? थीटा, हाँ रेडियन में होगा हमारा, ये थीटा हमेशा रेडियन में होगा, क्योंकि इधर 2 पाई भी रेडियन में है, इसलिए थीटा हमेशा रेडियन में होगा, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है? वैसे भी फिजिक्स में हमेशा जब भी एंगल अकेला लिखा जाता है तो ये रूल समझ लो, हमेशा वो रेडियन में ही लिखा जाता है, डिग्री में कभी नहीं लिखा जाता। डिग्री में हमेशा लिखा जाता है अगर वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ हो। अगर अकेला लिखा है हमारा कोई भी एंगल, तो वो कभी भी डिग्री में नहीं होता, रेडियन में ही होता है। ठीक है? तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाती है। तो ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ये यस बोलो, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? चलो ठीक, बाकी बच्चों हम लोग कल मिलते हैं अब।